अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर डॉक्टर्स, डियर एस्पिरेंट, डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम ना कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर ना आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा इसमें। तो हम सबसे पहले जो एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यानी कि तारीख़ तिब। तो ये जो सीरीज होंगी, अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि ये कैसे वर्कआउट होगा। ठीक है, वर्कआउट कैसे होगा मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सा बता देता हूँ। यहाँ पर हम बुकिश कंप्लीट करेंगे, यानी कि बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, जब हम कभी रिव्यू डालते हैं या फिर ये कहो कि यहाँ पर हम कभी मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बताते हैं, राइट, मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बताते हैं, तो दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी आ रही है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं और वो पॉइंट्स डायरेक्टली एग्जाम में आने का खतरा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो हमने एक चीज सोची, क्यों ना हम पूरी बुक को समझ कर पढ़े और उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, ताकि बुक भी कंप्लीट हो जाए आपकी। ठीक है, मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे तो आपकी बुक भी कंप्लीट होगी अच्छे से, और साथ ही साथ आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताता जाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो यूजी वालों को फायदा होगा, साथ ही साथ आप लोगों को पीजी एस्पिरेंट को भी फायदा हो जाएगा। किस तरीके से फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा, एक चीज। ठीक है, आपका एक टाइम बच जाएगा, आपको बुक निकाल कर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी चीज़ आपको पूरी बुक अच्छे से पढ़ने का आपको हेल्प होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पर सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो इस सीरीज को मैंने स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा, और ये सीरीज कैसे होगी और किस तरीके से वर्कआउट होगी आपको पूरा बताया जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर कि ये सर ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको तारीख तिब जो बुक है, तारीख तिब, ठीक है, इसकी सबसे पहले आपको बुक सामने रखनी होगी। ठीक, कौन सी बुक? हकीम अशहार खदीर। ठीक है, अशहार खदीर साहब की ये बुक आप सबसे पहले निकाल लीजिए, निकाल के यहाँ पर रेडी रखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आपको बहुत बड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रो में लेंगे, और आप यहाँ पर एक बुक निकाल लीजिए। पीजी एस्पिरेंट खास तौर पे आपको यहाँ पर बुक होना पड़ेगा। ठीक है, एक बुक रफ बुक निकाल लीजिए जिसका उसका टाइटल रखिए तारीख तिब, और साथ ही साथ यूजी स्टूडेंट आप चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो, आप चाहो तो बुक के अंदर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, मेडिसिन इन एंशियंट टाइम्स, यानी कि पहले ज़माने में, एंशियंट टाइम में मेडिसिन किस तरीके से वर्कआउट होती थी। ठीक है, प्री हिस्टोरी टाइम्स, अब ये इसका एक पीरियड है बच्चों। ठीक है, इसका एक पीरियड होगा। अब वो पीरियड कौन सा होगा ये समझ लीजिए। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक टू सिक्स्थ सेंट एडी। एडी का मतलब पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, एडी किसे कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड आएगा प्री हिस्टोरिक। अब प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में समझना होगा। हिस्ट्री ना डिवाइडेड है पार्ट्स में, एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री,
एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना है हम कौन से हिस्ट्री के पार्ट में जी रहे हैं, ठीक है? या वो एंशियंट है या मेडिवल है या मॉडर्न है, ठीक? मैं इसके अंदर दो का एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब आपकी बारी आती है, सर एंशियंट समझ में आता है कि पुराने जमाने में जो लोग रहा करते थे उसको तो एंशियंट हिस्ट्री कह देंगे, ठीक है? लेकिन प्री हिस्टोरिक क्या होता है, ठीक? प्री हिस्टोरिक का मतलब होता क्या है? तो समझिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है वो पीरियड, ठीक है, वो टाइम या वो पीरियड जहां पर हिस्ट्री तो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? जहां पर हिस्ट्री तो एग्जिस्ट करती थी लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसका कोई एविडेंस के तौर पर हमारे पास ऐसे सबूत नहीं थे, या ये कह लो कि एविडेंस नहीं थे जिसके बिना पर हमारे पास ये कहना मुश्किल था कि ये टाइम पर हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, ठीक है? हम उसको एक डेट, एक टाइम मुहैया मुहैया नहीं कर सकते, ठीक? प्री हिस्टोरिक इसलिए उसको कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक? क्यों डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि यहां से लिखना स्टार्ट हुआ है। अब आप मेरे को बताइए, लिखना स्टार्ट हुआ है या तो उसके स्ट्रक्चर को देखकर या तो उसकी डेट को देखकर, ठीक है? इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कौन सी तारीख में, कौन सी डेट में, कौन से टाइम पर लिखा गया है। तो इसी से हमको पता चलता था कि ये जो प्री हिस्टोरिक का टाइम है वो कहाँ से, पहले जो डेट मुहैया नहीं की गई है यानी कि नहीं दी गई है, वहां से स्टार्ट होता है प्री हिस्टोरिक का टाइम। लेकिन वही बात करते हैं हम एंशियंट का टाइम, तो यहाँ पर बाज़ाब्ता यहाँ पर हिस्ट्री लिखी गई थी, ठीक है? लिखना और ना लिखने पे डिवाइडेड है। मिडिवल और मॉडर्न के बारे में आप मुझे बताएंगे और बताएंगे ये कि हम कौन से हिस्ट्री के पीरियड में जी रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि प्री हिस्टोरिक कहाँ पर था, प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं, समझ रहे हो? प्री हिस्टोरिक का टाइम वो है जहां पर हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी लेकिन टाइम नहीं था। तो मैं अब यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब कभी तिब की तारीख वो फिक्र, वो तहकीक की बात की जाती है, तो मैं यहाँ पर ना मेन मेन मुद्दों पे आ जाऊंगा। जब कभी तिब की तारीख पर फिक्र वो तहकीक की गई हो तो मालूम हुआ है कि इल्म काफ़ी ख़दीम है, ठीक है? इल्म, नॉलेज, तालीम, ठीक है, सबसे ज़्यादा ख़दीम है ना? देखो, कौन सी भी चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ को बनने बनाने इन सब के लिए एक नॉलेज की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़रूरत पेश आती है। इसकी तारीख इस दौर से जा मिलती है कि जब फ़न तारीख साजी भी वजूद में नहीं आया था। फ़न तारीख साजी मैंने कहा ना कि जो लिखना, जो लिखावट है वो तक भी वजूद में नहीं आया था, जैसे मैंने बताया। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? प्री हिस्टोरिक, ठीक है? इसीलिए कहा जा रहा है कि फने तारीख साजी वजूद में भी नहीं आया था, राइट? समझ में आ गया। जिनको तारीख में कदीम तहजीबी, एंशियंट सिविलाइजेशन के तहत लिखा और पढ़ा जाता है। अब समझ में आया कि मैंने एंशियंट क्यों बताया? क्योंकि एंशियंट में क्या होता था, यहाँ पर लिखा जाता था। लेकिन बास किताब में प्री हिस्टोरिक को एंशियंट भी कहा गया है, ठीक है? एंशियंट को कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो प्री हिस्टोरिक हो गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि एंशियंट जमाने में, क्योंकि एक जमाना तो हमको बताना पड़ेगा कि क्या कह सकते हैं कि ओल्ड टाइम, ठीक है? पुराने जमाने को हमको डिनोट करना है तो एंशियंट का नाम लिखा जाता है, ठीक? कदीम फनून में बुत तराशी, मसूरी और फन तहरीर भी शामिल है। अब कदीम फन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक कला, एक हुनर की अगर बात करें, तो इसके अंदर एक तो है बुत तरेशी, यानी कि स्कल्पचर, स्टैच्यू, ठीक है, ये सारे आते हैं बुत तराशी। और एक आता है मसूरी, ठीक है, एक पेंटिंग। और फन तहरीर यानी कि लिखना, ठीक है, लिखावट, चाहे वो कलम से लिखी गई हो या किसी और चीज से, इसे कहेंगे हम फन तहरीर, ठीक, शामिल है। चूंकि दुनिया की कदीम तहजीबें अपने मुतल्लिका इलाकों के नाम से मशहूर है, ठीक है? अब देखिए होता क्या है
कि हमने इंडिया को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट। यानी कि स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। अब 28 स्टेट्स, ठीक, फिर है हमारे यूनियन टेरिटरीज है। तो यहां पर हुआ ये कि इंडिया को जैसे डिवाइड किया है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कंट्रीज में डिवाइड किया गया है, राइट। कंट्रीज में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे तो जो तहजीब है, ठीक है, जो इलाके हैं, उनके तहत क्या होता है यहाँ पर कि आपको क्या कह सकते हैं, वहाँ की तहजीब के अकॉर्डिंग वहाँ पर तिब का वजूद आया है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें यूनानी तहजीब, ठीक है, यूनानी तहजीब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो तहजीब रहेगी ये कंसीडर किया जाएगा यूनान की हद तक, ठीक है, यूनान की हद तक, यानी कि ग्रीक। इसके हद तक, इसके हदूद में जो कोई भी फन होगा, तहरीर शुदा होगा, पेंटिंग्स होगी, स्कल्पचर्स होगा, तो ये सारा का सारा किसके ऊपर होगा? वो होगा ग्रीक के अंदर, यानी कि यूनान के अंदर। तो इसको एक टर्म दे दिया गया यूनानी तहजीब। उसी के साथ साथ अब इसका दूसरे अगर हम इलाके की बात करेंगे, जैसे कि चीनी तिब, ठीक है, चीनी यानी कि चाइना, ठीक है, चीनी तिब। तो इसका अगर हम बात करेंगे इसकी तहजीब की, तो क्या मिलकर आएगा हमको? चीनी तिप से क्या बनेगा? चीनी तहजीब से क्या बनेगा? आपका बनेगा चीनी तिप। वैसे ही यूनानी तहजीब से क्या बनेगा? यूनानी तिप। इसकी जो मेडिसिन रहेगी, इसका जो इल्म रहेगा, वो उसके इलाके को डिनोट करेगा। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक? ठीक है। तो जो तिब रहेगी वो किस में रहेगी? वो रहेगी आपके तहजीब के अकॉर्डिंग, उसके इलाके के अकॉर्डिंग रहेगी आपकी तिब। ठीक है। यहाँ तक हमारा एक चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर मीन्स का एक पार्ट खत्म होता है तिब अहद अतीक में, यानी कि प्री मेडिसिन इन एंशियंट टाइम, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स लेके 6 एंड 8 तक। तो हमने ये सीखा है यहाँ पर। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं एक जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा निकल के आता है पेज नंबर 21 में। हो सकता है आपके न्यू बुक्स हो तो न्यू बुक्स के अंदर आपको क्या कह सकते हैं कि पेज नंबर नीचे से ऊपर दिया गया होगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर ये स्लाइड में आपको लिखकर बता रहा हूँ, दूसरी जगह भी मैं आपको लिखकर बताऊंगा, और मुझे आप ये बताना कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा बोर्ड लग रहा है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। ठीक। अब सबसे पहले हम आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ या फिर दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है। फने तिब की इब्तिदा। फने तिब यानी कि मेडिसिन। तिब का मतलब आप समझ लेना चाहिए कि मेडिसिन को कहते हैं। ओरिजिन ऑफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ मेडिसिन। ठीक। ओरिजिन ऑफ मेडिसिन यानी कि फने तिब की इब्तिदा। ठीक। फने तिब की इब्तिदा। ठीक। जरा बोर्ड को भी देख लेना आप लोग कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या इसको, अगर जो लाइंस लग रहे हैं आपको, इसको कहते हैं हम सेकंड वाला। तो आपको जो बोर्ड के ऊपर अच्छा लगेगा मेरे को वो बता देना, मैं उसी को ही यूज करूंगा। इसको सेकंड कहते हैं। अब फने तिब की इब्तिदा या शुरुआत कब और कैसे हुई, एक ऐसा सवाल है कि जिसका मुकम्मल और सही जवाब तारीख तिब में मौजूद नहीं। देखो यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्री हिस्टोरिक टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कुछ लिखावट है ही नहीं।
तो आप ये बता दीजिए कि जब वहां पर लिखावट ही नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया कब शुरू हुई। आप सिर्फ ख्यास कर सकते हो, यानी कि गेस कर सकते हो, राइट। क्योंकि तिब्बी तारीख का सिलसिला माजी के इस दौर से जा मिलता है जब वक्त इंसानी तारीख साजी से वाकिफ नहीं था, यानी कि वो लिखावट से या इंडिकेट करने में उतना माहिर नहीं था। चुनाचे ये मालूमात महफूज ना रह सकी कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा इंसान किस मर्ज में मुब्तला हुआ और इसका इलाज कैसे और किसने किया, जिसके बिना पर यह हुआ कि कौन सी बीमारी फर्स्ट आई थी और जिसको इलाज किस तरीके से किया गया हमको उसका पता नहीं चला। ठीक है, उसका हमको पता बिल्कुल भी नहीं चला। इसके अलावा आज इस मौजू से मुतालिक जो कुछ मालूमात मुहैया है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इस चीज़ से अगर हम ताल्लुक से हम देखेंगे तो तीन मालूमात हमको मुहैया किए गए हैं और हमको इसकी नॉलेज लेने में फायदेमंद है। तो पहला आता है हमारा ख्यास। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा ख्यास यानी कि गैस। अकायद, कुछ अकीदे, अकीदे कहते हैं ना वो। ठीक है, एक होता है हमारा अकायद और तीसरा होता है शवायद। ठीक है, तीसरा होता है हमारा शवायद। अब पहली तरफ हम एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीन जो मुद्दे हैं हमारे पास ये किस हिसाब से यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो आता है, फर्स्ट है हमारा ख्यास। ठीक, फर्स्ट हमारा क्या है, ख्यास। तो ख्यास को यहाँ लिख देते हैं, ख्यास। फ़न तिब की इब्तिदा से मुतालिक ख्यास है कि जब दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ होगा तो मौत भी वाक़ई हुई होगी, लेकिन फितरी तौर पर हर जानदार को ज़िंदगी अजीज़ होती है। ज़रूरी है कि भाई जो ज़िंदा इंसान है वो यही चाहेगा कि अपनी ज़िंदगी बाखदा बाकी रहे और वो मरना भी नहीं चाहेगा, राइट। मुशाहिदे में आता है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी ज़िंदगी की हिफाजत या मौत से बचाव की कुदरती सलाहियत रखते हैं। ठीक है, इंसान अपनी सेहत की बखा के लिए हमेशा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कोई डिजीज वाक़ होती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने जो भी चुटकुले हैं जैसा कि होम रेमेडीज वो यूज़ करेगा। फिर उसके बाद अगर वो उससे ठीक नहीं होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हमको ये समझ में आता है कि अगर इंसान तो इंसान, साथ ही साथ जानवर भी क्या करते हैं, जानवर भी अपनी जो क्या कहते हैं बीमारी होती है ना उसको बचाव की तरकीब यूज करते हैं। तो वो कैसे हैं, मसलन चरिंदे बदहजमी की सूरत में चारा नहीं खाते। समझ रहे हो, जानवर का कैसे होता है कि भाई चरिंदे जो होते हैं यानी कि जानवर जो क्या होता है, अगर बदहजमी होती है तो वो चारा नहीं खाते, यानी कि इंडाइजेशन अगर होते हैं तो वो क्या होता है उनके पास वो सही तरीके से फूड नहीं खाते हैं, राइट। वो फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। फिर या फिर मौत से बचाव की कुदरती सलाहियत रखते हैं। मसलन कुत्ता अपने जख्म को चाट कर साफ रखने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कुत्ता क्या करता है, अगर उसका जख्म यानी कि उसका वुंड हो जाए तो वो अपने टंग से चाट कर उसको बचाने की कोशिश करता है या फिर साफ रखने की कोशिश करता है। बाज दवाओं का इस्तेमाल और इलाज के तरीके इंसान ने जानवरों से ही सीखे। जैसे सांप को सौंफ के पौधों से आंखें रगड़ते देखकर इंसान ने जाना कि सौंफ आंखों के लिए मुफीद है। इसी तरह इंसान ने हुक्ना का अमल बगले से और फसद का अमल गेंडे से सीखा था। यहाँ पर आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पीजी स्कॉलर्स के लिए कि क्या सौंफ के पौधे से आंखें रगड़ के देखकर, देखिए सौंफ जो होती है ये आंखों के लिए मुफीद है और साथ ही साथ डाइजेशन के लिए मुफीद है। ठीक है, एक तो डाइजेशन प्लस आइस के लिए मुफीद है। इसका तरीका इस्तेमाल हमने कहाँ से सीखा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या बोलना है, स्नेक से। ठीक है, आपको क्या बोलना है, स्नेक से। फिर उसके बाद आंखें रगड़ते देखकर इंसान ने जाना कि सौंफ वो आंखों के लिए मुफीद है। इसी तरह इंसान ने हुक्ना का अमल किससे सीखा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बगले से। ठीक है,
आपका आंसर होना चाहिए बगले से एनीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पीजी स्कॉलर्स। और फसद का अमल हमने किससे सीखा? गेंडे से सीखा था, गेंडे से। समझ रहे हो? व्हाट यू मीन बाय फसद? वेनिसेक्शन। वेनिसेक्शन ये किससे सीखा है? गेंडे से। ठीक है, गेंडे से सीखा है। तो अभी के लिए ना मैं दूसरे बोर्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि दोनों में से कौन सा बोर्ड आपके लिए बेहतर है। तो राइट, हम वापस से आ चुके हैं। ये बोर्ड नंबर है 1, ठीक है? इसको याद रख लेना, ये बोर्ड नंबर है 1। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो सौंफ, स्नेक, और आपका बगला, एनीमा, और साथ ही साथ फसद, गेंडा। जब जानवर अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं और इलाज भी खुद ही कर लेते हैं, तो फिर यह मुमकिन नहीं है कि इंसान जो फरस्त में सबसे बरतर है, किसी जमाने में अपनी जिंदगी की हिफाजत और सेहत के साथ अंजाम रहा होगा। लिहाजा ख्यास किया जाता है कि फन तिब इतना ही कदीम है कि जितना इंसान का वजूद। तो यहाँ पर ख्यास क्या किया जा रहा है कि जितना ज्यादा इंसान का वजूद अगर क्या कह सकते हैं पुराना है, उतना ही वजूद इसका भी पुराना है। ठीक है। फिर उसके बाद जिस दिन से इंसान पैदा हुआ, इसको ये शऊर हुआ कि जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है? एक तो ग़िज़ा, एक है पानी। ठीक है, दोनों भी ज़रूरी है। फिर तजुर्बे ने इसको सिखाया कि कौन सी चीज़ इसकी ज़िंदगी के लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसान की चीज है। अब ये चीज कैसे मालूम हुई, है ना? ये चीज कैसे मालूम हुई हमको? एक तजुर्बा करने पे। पहले तो हमने गेस किया, कयास किया, फिर उसके बाद तजुर्बे की तरफ बढ़े, और उसके बाद समझ में आया कि कौन सी चीज हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल है और कौन सी चीज हमारे लिए लॉस है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम कभी भी एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा। उसके बाद जैसे कि इंसान ने मैदानों के मुकाबले गारों में रहना पसंद किया ताकि खराब मौसम और जंगली जानवरों से हिफाजत मुमकिन हो, यानी कि पहले तो वो ओपन प्लेसेस पे रहा करते थे, राइट? फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं भाई, हमको एक डैन में यानी कि गारों में रहना, हमको एक सीजनल चेंजेस जो होते हैं, वेदर चेंजेस जो होते हैं, उसमें हमको बचाव ज़्यादा कि ज़्यादा गर्मी, ठीक है, ज़्यादा सर्दी, इस हिसाब से हमको बचाने में महफूज रखता है, राइट? फिर उसके बाद किया जाता है खराब मौसम और जंगली जानवरों से हिफाजत मुमकिन हो। इसी तरह जब कोई बीमार दर्द, जख्म, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह की सूरत में नमूदर हुई होगी, तो फितरी तकाजे के तहत जाने अनजाने में इंसान ने इसके इलाज की तदबीर ज़रूर की होगी, चाहे आराम के ज़रिए, चाहे खाने पीने छोड़कर, या किसी जड़ी बूटी या घास फूस वगैरह का इस्तेमाल करके। चुनांचे ये अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि इंसानी वजूद के साथ कुदरत की रहनुमाई में फन तिब की इब्तिदा हुई। यानी कुदरती तौर पर ऐसे कुछ अमराज लाहक हुए होंगे इंसान को पहले ज़माने में, जिसकी वजह से उसने क़यास के ज़रिए कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल की होगी, कोई वेदर का चेंजेस के इस्तेमाल किया होगा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे, जिसकी वजह से उसने कभी तो नेगेटिव इफेक्ट भी आया होगा, नो डाउट एट ऑल। अगर नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट भी आया है तो उसके साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट भी आया होगा, राइट? तो पॉजिटिव इफेक्ट जब आया होगा तो उसको वो समझ में आ गया कि इस बीमारी में, इस मर्ज में, इस चीज को इस्तेमाल करने से हमारी सेहत कायम रहती है, राइट? सेहत कायम रहती है। तो ये था हमारा खयास का पूरी तरीके से टॉपिक, राइट? फिर उसके बाद आ जाइए आप अकायद। ठीक है, अकीदा, इंसान कैसे पैदा हुआ? अकायद देखते हैं हम सबसे पहले, राइट? अकायद देखते हैं। अब अकायद में इंसान कैसे पैदा हुआ, अब ये एक सवाल है, कैसे पैदा हुआ? हाउ ह्यूमन्स आर बॉर्न। जिस तरह इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ मजहबी अकायद की रोशनी में, यानी कि एक बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ समझ लीजिए अकायद का मतलब आप, ठीक है, रोशनी में मुख्तलिफ है। मसलन अहले इस्लाम का अकीदा है कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, राइट?
सबसे पहले हमारा रिलीजियस बिलीफ क्या है इस्लाम का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, राइट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे फर्स्ट ह्यूमन कंसिडर किए जाते हैं, राइट। जबकि गैर मुस्लिमों का अकीदा नहीं। इसी तरह इल्म तिब की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ अकीदे में कोई मज़हब इस फ़न को अम्बिया कराम से मंसूब करता है। जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ज़रूरियत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मुनाजानिब अल्लाह आपको कुछ उलूम वदियत किए गए जिसमें इल्म तिब भी था। याद होगा आपको, आपने किस्से कहानियां पढ़े होंगे। जब उनको कुछ बीमारी आई तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह। तो जैसा ज़रूरियत ज़िंदगी के लिए ज़रूरत थी, जैसा कि खाने पीने वगैरह के हिसाब से, वैसे ही इल्म तिब का भी इल्म वहां से भेजा गया था, राइट। तो अकीदा ये भी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के ज़ाये और फ़लसफ़े की इब्तिदाई की थी, जिसमें इल्म तिब की भी शामिल था। रिवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बज़रिए इल्हाम इल्म तिब की तालीम दी गई थी। यानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी यहाँ पर जिक्र मिल रहा है आपको, फ़लसफ़ा वगैरह की ईजाद की थी। साथ ही साथ आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनको कहाँ से, इनको इल्हाम की तरफ से। इल्हाम का मतलब होता है नींद में गायबानी तरफ से यहाँ पर आपको क्या कह सकते हैं, इल्म हासिल हुआ। तिब की इब्तिदा के बारे में गैर मुस्लिमों के अपने अकायदे हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़न तिब का मौजूद मानते हैं। यहूदी क्या कहते हैं कि हज़रत आपके मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़न तिब का मौजूद। वैसे ही मजूसी यानी कि आतिश परस्त जो फायर को मानते हैं, अपने पैगंबर ज़ोरास्टर को फ़न तिब का बानी करार देते हैं, ठीक है। और आपके आतिश परस्त क्या मानते हैं? ज़ोरास्टर फनेतिब का मौजूद मानते हैं। वैसे ही अहले हुनूद अपने भगवान ब्रह्मी को एरमेतिब का बानी यानी कि फाउंडर मानते हैं। बास कौमों ने अपने मजहबी पेशों के तबीब अव्वल करार दिए हैं। जैसे साबी सितारा परस्त अपने मजहबी पेशवा को तबीब अव्वल कहते हैं। कदीम यूनानी अपने मजहबी पेशवा अस्खलिब अव्वल को तबीब अव्वल का दर्जा देते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्खलिबूस, ठीक है। अस्खलिबूस को हम क्या मानते हैं कि सबसे अव्वल यानी कि तिब्बे अव्वल का दर्जा देते हैं। अस्खलिबूस, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट फिजिशियन का दर्जा दे रहे हैं, राइट। फर्स्ट फिजिशियन का हम यहाँ पर दर्जा दे रहे हैं। फिर उसके बाद यूनानियों का ये भी अकीदा है कि अस्कलिबुस को तिब की तालीम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यूनानी ज़बान में हरमस हरमस के नाम से याद करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको तिब में पूछा भी जा सकता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम अगर हम या यूनानी ज़बान में हम सोचें तो उसको कहते हैं हरमस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को, ठीक है, हरमेस। तो ये था आपका अकायद यानी कि रिलीजियस बिलीफ, एक था ख़यास, ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका आसार व शवाहिद, ठीक है। आसार व शवाहिद इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे अब। तो चलिए अब आ जाते हैं हम आसार व शवाहिद। इल्म तिब की इब्तिदा तारीख मालूम करने के लिए ज़रूरी था। इल्म तिब की इब्तिदा क्यों ज़रूरी है? आपको तारीख मालूम करने के लिए ज़रूरी था कि मर्ज़ की इब्तिदा पर तहकीक की जाती। चुनाचे तिब्बी और अरजी तहकीक से मालूम हुआ कि इस दुनिया में वजूद इंसान से कबल मर्जी जरासीम मौजूद थे। यानी कि इंसान ह्यूमंस के वजूद से पहले डिजीज का वजूद था, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इस दुनिया में मौजूद इंसान से कबल मर्जी जरासीम मौजूद थे। सर आर्थर केथ, सर आर्थर केथ, अगर हम इनकी अगर बात करें तहकीक के मुताबिक 30,000 से ज्यादा जरासीम को करे अराज पर मौजूद थे। कुरेरास अर्थ 30,000 से भी ज्यादा जरासीम, बैक्टीरियास, ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल,
ऑर्गेनिजम्स जो थे वो करेरास पर मौजूद थे। इसलिए पत्थर के ज़माने यानी कि स्टोन एज, आपको एज पता होना चाहिए, आयरन स्टोन एज, ठीक है। ये मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टोन एज के ज़माने में जरासीम से पैदा होने वाले अमराज मिलते हैं, यानी कि स्टोन एज का एक ऐसा एज था जिसके अंदर हमको जरासीम से पैदा होने वाले अमराज का जिक्र मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, हैच वेबस्टर अपनी तालीफ यानी कि जादू में लिखता है कि इब्तिदा में जब इंसान ने मर्ज को जाना तो वो समझा कि कोई खौफनाक बला इसे चिमट गई है, इसीलिए तिब की इब्तिदा जादू से हुई और तावीज, गुंडे, झाड़ फूंक और टोने टोटके से बीमारियों का इलाज किया जाता था। यानी कि वो क्या समझते थे पहले के ज़माने में कि जादू वगैरह से झाड़ फूंक का इलाज किया जाता था, राइट। ये हैच वेबस्टर अपने जादू वगैरह क्या कह सकते हैं कि एक बुक है उसकी तालीफ जादू यानी कि मैजिक, वेबस्टर उसका क्या कह सकते हैं ऑथर है। वो क्या लिखता है कि जादू वगैरह को पहले तिप से पहले क्या चलता था, जादू वगैरह, यानी कि ये समझते थे कि अगर कोई मर्ज बीमारी या मर्ज लाहक हुआ है तो वो ये समझते थे कि कोई जादू या टोटका वगैरह किया गया है। दुनिया के कदीम तरीन कौमों की तारीख पर तहकीक से भी वेबस्टर के इस बयान की तस्दीक होती है कि पुराने ज़माने में यानी कि 3000 BC, 3000 BC में जादू और शहर का बहुत जोर था। लोग अपने अमराज को बदरूहों यानी कि गोस्ट यानी कि क्या कह सकते हैं, गोस्ट को क्या कह सकते हैं, भूत वगैरह का साया मा समझते थे। इसके इलाज के लिए जादू और दूसरे तोहमत का सहारा लेते थे। जब इंसान ने महसूस किया कि सेहत व मर्ज के पीछे कोई ताकतकार फरमा है तो देवी देवताओं का तस्वर, रहनुमा और इनके पूजने का चलन शुरू हो गया। चुनाचे शहद व मर्ज की देवी देवताओं भी वजूद में आ गए और इनके बेचारियों पुजारियों ने तबीब के फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए। यानी कि पहले तो क्या समझ में आने लगा कि स्टोन एज के ज़माने में मैजिक वगैरह को ज़्यादा माना करते थे और इसी हिसाब से वो लोग देवी देवता यानी कि सेल्फ मेड गॉड्स को बनाने लगे, यानी कि भगवान को पूजने लगे लैंड्स के ऊपर। तो जो पुजारी वगैरह होते हैं ना, वो लोग क्या करते थे कि भाई इनकी तबीब का अंजाम देना शुरू कर दिया, यानी कि पुजारियों वगैरह को क्या बना दिया गया, तबीब बना दिया गया, यानी कि फिजिशियन, राइट, फिजिशियन बना दिया गया। लेकिन इल्मी और फनी नुक्ते नज़र से सेहत व मर्ज की बहस 500 BC से शुरू हुई, जिसका सहरा अजीम यूनानी फ़िलासफ़ी बुखरात के सर है। यानी फ़न तिब की इब्तिदा एक हिसाब से मेडिसिन, सही तरीके का मेडिसिन किसकी वजह से इजाद हुआ, हमारे फादर ऑफ मेडिसिन बुखरास साहब। इनका अगर बीसी अगर पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 460 टू 377 BC। तो 500 BC से शुरू हुआ, सो है ये एक्चुअल देखा जाए तो, राइट। बुखरात ने बाकायदा इंसानी बदन की साख्त व तरकीब, अफ़आल व ख़वास और सेहत व मर्ज से मुतालिक नज़रियात क़ायम किए और इल्म तिब को बाहिस एक फ़न का दर्जा दिया। इसीलिए बुखरात को अब्बुल तिब यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन के लक़ब से याद किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड इज दिस हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, बुखरात साहब। इनका अगर बीसी की अगर बात करेंगे 377 BC टू 460, ठीक है। कुछ पीजी के हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ तक हमारा हो चुका है आज का पूरा अच्छे से ख़त्म। तो अब हम पीजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कुछ मुतालिक मालूमात, तो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल थे। एक तो, ठीक है, फ़ने तिब की इब्तिदा के ताल्लुक से किन चीज़ों पर हम मुश्तमिल है, एक तो ख़यास, दूसरा है बिलीफ और आसार व शवाहिद। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, एक होता है थर्ड, राइट। आपको ये तीन याद रखने होंगे। और अगर हम ख़यास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हमने सौंफ
की इजाद कहाँ से हासिल की? स्नेक से, राइट। और हुक्ना का अमल हमने किससे सीखा था? बगले से। और फसद का अमल हमने सीखा था गेंडे से। ठीक है। ये था क़यास की हद तक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। अकायद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हद तक लेकर, और आपका उनका दूसरा नाम क्या था? हरमेस। फर्स्ट फिजिशियन हम किसको मानते हैं? ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा हमको? आसार व शवाहिद में, राइट। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो कौन है? अस्कलिबूस। ठीक है, अस्कलिबूस। ठीक। तो यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अगर बात करेंगे तो हरमस कहा जाता है। आसार व शवाहिद की बात करेंगे तो सर आर्थर केत ने क्या यहाँ पर तहकीक बताई है? जरासीम वगैरह की यहाँ पर तहकीक बताई है, राइट। तो और कौन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है यहाँ पर? आपका बुखरात, राइट। और बाकी का हम क्या देखे थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था। उसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो जिस तहजीब की हम बात करेंगे उसको तिब से ताल्लुक कर देंगे, यानी कि यूनानी तहजीब से यूनानी तिब, राइट। समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक? होप को आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं एक नए वीडियो की तरफ आएंगे, और आप मुझको बताना ये जो बुकिस सीरीज मैंने स्टार्ट की है, क्या आपको इसी तरीके के लेक्चर चाहिए? और आपको बोर्ड कौन सा चाहिए? ये बोर्ड जो होगा ये बोर्ड है फर्स्ट बोर्ड, और वो वाला होगा सेकेंड बोर्ड। तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में ही बता देना। चलिए इसी के साथ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।